Okay, good morning. Now, in last video, we are discussed about the two important formula: electric potential due to point charge, V is equal to KQ by R. Electric potential due to dipole is a Kp cos theta upon R square. Yeah, V is equal to K vector P into R caret upon R square. Okay, so most important two formula: electric potential of electric charge inversely proportional to distance, but electric potential due to dipole inversely proportional to square of distance. Okay, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में एक पॉइंट है कि जहां आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करके देना है. एज फॉर एग्जांपल, दिस पॉइंट इज P, चार्ज Q1, so distance is called R1P. Distance is called R1P. Second charge Q2, distance is R2P. Third charge Q3, distance R3P. And fourth Q4, distance is R4P. Clear? Now, the electric potential at point P is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. Okay, now electric potential due to Q1 at point P is KQ1 upon R1P. Electric potential due to Q2 at point P is KQ2 upon R2P, क्योंकि common formula is KQ by R for potential due to point charge. Similarly, KQ3 upon R3P and KQ4 upon R4P. Okay, so now Vp is equal to K Q1 upon R1P, Q2 upon R2P, Q3 upon R3P, Q4 upon R4P. But the common equation is Vp is equal to K summation I is equal to 1 to 4. I is equal to 1 to 4 Qi upon RIP. Qi upon RIP. सपोज आप I इक्वल टू 1 रखेंगे, सो K Q1 अपन R1P, I इज इक्वल टू K Q2 अपन R2P, तो 4 तक जाएंगे K Q4 अपन R4P. तो इस तरह सबकी एडिशन मतलब इक्वेशन होगा. लेकिन और एक चेंज कि सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, सपोज वेक्टर R एंड the R1, R2, R3 up to Rn is a position vector of Q1, Q2, Q3 up to Qn. ये सभी इलेक्ट्रिक चार्ज की पोजीशन R1, R2, R3, Rn है और P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर R with respect to origin. So now potential at point P is equal to K summation I is equal to 1 to n Qi upon R minus Ri मॉड करके लिखना पड़ेगा. ओके, एज पर एग्जाम्पल के सबसे पहले आपने 1 रखा, फर्स्ट पार्टिकल की पोटेंशियल भी 2 रखा, सेकंड की पोटेंशियल होगी, और इस तरह से सभी की पोटेंशियल जब आप ऐड करेंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब जिस सिस्टम के अंदर n इलेक्ट्रिक चार्ज है, सबके एडिशन करने से ये टोटल पोटेंशियल आपको मिलेगा. क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है, मतलब दर्पण के अंदर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्ज पार्टिकल. तो ये n के लिए होगा, n चार्ज पार्टिकल. ओके, लास्ट पीरियड में हमने जो कंप्लीट किया था वो था पॉइंट चार्ज और डायपोल. ये जो लिखा फॉर n चार्ज पार्टिकल. ओके, और भी बहुत सारे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किए थे. सपोज याद तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फील्ड है
वो फील्ड से हमको पोटेंशियल भी मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वही कंप्लीट करते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पोटेंशियल की कॉमन फार्मूला V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। पोटेंशियल की कॉमन फार्मूला V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहाँ भी लिखेंगे सपोज द पोजिशन वैक्टर ऑफ P इज इक्वल टू वैक्टर R। पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट P इज वैक्टर R फ्रॉम ओरिजिन। ओके, फ्रॉम ओरिजिन। नाउ फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, formula is K integration for whole length, okay, now Q is equal to, so लिखेंगे lambda dl upon R minus RI या RL, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, R माइनस RI या RL, मतलब स्मॉल एलिमेंट। सपोज आपको डायग्राम से बताएं तो इस तरह की लेंथ है L, स्मॉल एलिमेंट हमने कंप्लीट किया है यहाँ, स्मॉल एलिमेंट। ओके, इस पॉइंट को हम P बताएंगे, ये है ओरिजिन, दिस वेक्टर इज वेक्टर R और दिस वेक्टर इज RI या R1, जो भी लिखना लिख सकते हैं। क्लियर, RI या R1। तो ये स्मॉल एलिमेंट के और ये P पॉइंट के लिए, इसका मतलब स्मॉल एलिमेंट से मिलने वाली पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, लेकिन हमको पूरे वायर के लिए तो इंटीग्रेशन R लेमडा dl अपॉन R माइनस RI करके लिख सकते हैं। अगेन फिर से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वायर, सो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज डेंसिटीज लेमडा। ओके, तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए लेंथ है dl, सो यूनिट लेंथ के लिए लेमडा, dl के लिए कितना, तो लेमडा dl इज इलेक्ट्रिक चार्ज इन दिस एलिमेंट। ओके, सो अगेन फार्मूला के क्यू अपॉन आर, के क्यू बाई आर। सो स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक चार्ज लेमडा dl होगी और टोटल पोटेंशियल फाइंड किया तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो ये फर्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो किसके लिए था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, नाउ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के लिए भी पढ़ा था, तो सरफेस के लिए लिखना तो Vs इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन फॉर होल सरफेस सिग्मा dA अपॉन R माइनस RI। ओके, तो ये हम चेंज क्या करेंगे, सरफेस ड्रॉ करेंगे, इसमें एलिमेंट बनाएंगे और इस एलिमेंट के लिए सपोज एरिया इज अ dA, एरिया क्या होगी dA, तो इसकी पोजीशन वेक्टर RI, जहां पोटेंशियल फाइंड करो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी R। सो पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन Vs इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन फॉर होल सरफेस सिग्मा dA अपॉन R माइनस RI। ओके, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम था, सो पोटेंशियल फॉर होल वॉल्यूम इंटीग्रेशन फॉर होल वॉल्यूम, तो क्या लिखें रो इंटू dV R माइनस क्या लिखेंगे RI, R माइनस RI। तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की जगह आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशन में लेंगे, मतलब 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है और इसकी स्मॉल एलिमेंट वो क्यूब होती है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे dV। क्लियर, तो ओरिजिन से इसकी वेक्टर P होती है, इसके लिए RI। तो तीनों के लिए ये पूरा प्रूव नहीं करना है, लेकिन एक इक्वेशन में तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल किस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा वो उन लोगों ने डायग्राम से कंप्लीट करके दिया है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयरिकल सेल, ओके, वो भी हमने गॉस इक्वेशंस में पढ़े थे। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयरिकल सेल, तो स्फीयरिकल सेल में ऐसा है, पहले तो फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्रेशन दे, स्फीयरिकल सेल की रेडियस R। ओके, तो आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब इनर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। क्लियर, आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन इनर सरफेस के लिए इनर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। ओके, लेकिन एक चीज और है, इस सपोज पोटेंशियल की फॉर्मूला लिखनी है, सो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर व्हेन R इज ग्रेटर देन
आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो तो भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ओके, इसका मतलब आउटर साइड जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रहेगा, लेकिन इनर साइड जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर इज लेस देन आर। ओके, यहां भी आप इक्वल टू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, पूरा एक्सप्रेशन देते हैं कि इनर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पूरी इनर साइड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस जितनी होगी के क्यू अपन आर, सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इनर साइड के लिए होगा। मतलब सेंटर से आप बाहर तक आएंगे तो पोटेंशियल डज नॉट चेंज, क्लियर, रिमेन कांस्टेंट। ओके, कितना होगा, जितना सरफेस से उतना, लेकिन जैसे सरफेस से बाहर जाएंगे तो इस इक्वेशन से डिक्रीज होगा। ओके, एक चीज और चेंज कर रहा हूं। ओके, ये जो इक्वेशन क्या, के क्यू बाई आर इज ग्रेटर देन आर, तो ये आउटसाइड के लिए, ये इक्वेशन इक्वल टू आर के लिए भी पॉसिबल है और इनर साइड के लिए भी पॉसिबल है। क्लियर? अंदर की पोटेंशियल सरफेस की पोटेंशियल इक्वल, लेकिन सरफेस से जैसे आगे जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, इसके लिए ग्राफ बनाना है तो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये आर, ये पोटेंशियल, ओके, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, सेंटर से बाहर तक पोटेंशियल कांस्टेंट कितना होगा, जितना सरफेस हो, और बाद में ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर? तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन दी वो स्फेरिकल सेल में था। स्फेरिकल सेल के लिए एमसीक्यू याद रखना है, इनर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन इनर सरफेस के लिए या पूरे अंदर वाली एरिया के लिए E इक्वल टू 0, लेकिन पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन एक चीज़ और मार्क करो कि अंदर वाली पूरी सरफेस के लिए जो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इससे नेक्स्ट टॉपिक अपने आप पता चल जाएगा, जिसको बताएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसी सरफेस कि जिसमें पोटेंशियल डज नॉट चेंज या सभी पॉइंट की पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, इसको क्या बताएंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इनर साइड के लिए। और सपोज इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो उसकी बेनिफिट क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाना है, सपोज ये पॉइंट ए और ये बी, तो यहां से यहां सपोज क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज आपको डिस्प्लेस करना है, सो वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, और चार्ज कितना होगा क्यू। लेकिन ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में सभी पॉइंट की पोटेंशियल इक्वल होगी, इसका मतलब ये डिफरेंस 0 होगा। सो वर्क क्यू इंटू 0 एंड देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल पे सभी पॉइंट की पोटेंशियल इक्वल है और इसलिए होने वाली वर्क क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो अब जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की है कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ कर दी जाएगी। एज पर एग्जाम्पल कि सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरह से, मतलब इक्वल रेडियस वाला ऐसा राउंड बनेंगे। क्यों ऐसा, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसके लिए फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है। इसका मतलब सभी इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड क्या मिलेगी, इक्वल, पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, इक्वल। तो इस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर नेगेटिव चार्ज, तो डायग्राम यही रहेगा, लेकिन एरो अंदर की ओर होगा, एरो जो जाएगा कहाँ होगा, इनर साइड के लिए रहेगा। क्लियर? बाद में इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये पॉजिटिव के लिए ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली यहाँ नेगेटिव के लिए ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल ड्रॉ करते करते दोनों तक आ जाना चाहिए ऐसे। ओके, ये किसके लिए होता है, डाइपोल के लिए। ओके, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना है तो भी इसी तरह से होगा, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। ओके, लेकिन बाद में तो ऐसे भी एक सरफेस ड्रॉ करके उन लोगों ने दी है, वहां तक ये राउंड कंप्लीट किया, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी, ये दो पॉजिटिव के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा इस टाइप के लिए।
तो सभी डायग्राम से एक चीज पता चलती होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। कैसे? तो ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये सरफेस देखो परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ भी ये फील्ड की डायरेक्शन है और सरफेस क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इक्विपोटेंशियल और सरफेस दोनों ऑलवेज, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑलवेज क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? तो भी एक्सप्रेशन दे रहा हूं। ये डायग्राम पता चल गया। 4 ऐसे डायग्राम दर्पण में भी ड्रॉ करके दिए हैं। ओके, और पोटेंशियल ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फॉर पॉइंट चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, अभी मैंने ड्रॉ किया था ए और बी की पोटेंशियल इक्वल है, मतलब वी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? वी बी। वी ए इज इक्वल टू वी बी। ओके, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में इक्वल होता है, मतलब वर्क इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू 0। लेकिन फर्स्ट डे आपको इसमें वर्क की फॉर्मूला ऐसे भी लिखी थी, E इंटू डी एल, इंटीग्रेशन E इंटू डी एल। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क की फॉर्मूला ऐसे दी थी। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी 0 होगा, तो क्या लिखेंगे? E इंटू डी एल कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। E इंटू डी एल कॉस थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी क्योंकि डायग्राम में दिया है। dl वो भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें होगा क्या? E and dl is not equal to 0 and therefore cos theta is equal to 0. Okay, cos theta equal to 0 मतलब theta is equal to pi by 2 या 90 डिग्री या 90। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इच अदर। क्लियर? पता चला? तो इसमें ये सबसे बड़ी मतलब पॉइंट थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में शॉर्ट नोट भी पूछेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एक्सप्लेन करके तो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और एक पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें लिखा है कि पोटेंशियल सरफेस अवर एन अल्टरनेटिव यूजुअल पिक्चर इन एडिशन to the picture of the electric field line around the charge configuration। एक सिंपल चीज़ बताई कि चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए जो फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें जो राउंड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। सेकेंड पॉइंट दिया, सॉरी उसी पॉइंट पे लिखा, दिस सरफेस आर नियर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर फार इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फील्ड लाइन में बताया था, फील्ड लाइन नज़दीक है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर रहेगी तो उसको क्या बताएंगे? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अभी कैलकुलेट किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर चार्ज मूव करेंगे तो वर्क 0 होगा क्योंकि हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो डायग्राम में बताया था, कैसे आप डायग्राम बनाएंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज। और सपोज मैंने से पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की तो फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्लियर? कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे फील्ड लाइन में बताया था, जैसे स्ट्रीम लाइन में बताया था। क्लियर? इसी तरह से यहाँ भी ये कंप्लीट करना है। तो आज टॉपिक बहुत कम है, लेकिन लिखना क्या है वो आप कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ जो कंप्लीट करके देना है। ओके, सबसे पहले तो 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देन 15 नंबर, 13, 15, 18, 19, छोटे छोटे है 13, 15, 18 और 19, इतना उसको कंप्लीट करके देना है। हर लेक्चर, हर वीडियो के अंदर डिफरेंट टॉपिक होगा, से इसको रेगुलरली आप कंप्लीटली लिख के प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर? तो आज इसके साथ भी हम वो एनिमेटेड वीडियो सेंड कर देंगे। We have calculated the net potential due to a system of two charges. Now, let us consider the electric field due to a system of charges. Say Q1, Q2,
Q3, and so on up to Qn. Let us consider a point P in the electric field of the charge configuration. Let the distances of Q1, Q2, Q3, and so on up to Qn from point P be R1, R2, R3, and so on up to Rn respectively. The potentials due to Q1, Q2, Q3, and so on up to Qn at point P in the electric field are represented by V1, V2, V3, and so on up to Vn respectively. Since electric potential is a scalar quantity, the net electric potential V at point P will be equal to the algebraic sum of the potentials due to the individual charges. Thus, it is V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on up to Vn. Substituting the expressions for the potential at point P due to individual charges, we get V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 and so on up to Qn by Rn. Let this be equation 8. To obtain the potential due to a continuous charge distribution, we first divide it into a number of small volume elements of charge density ρ, such that the small volume elements have a volume dV each and a charge ρdV each. Then we find the potential due to each such volume element, say dV'. Then the potential V due to entire charge distribution is then obtained by integral dV', since this gives the sum of potentials over all such distributions. Now let us look at an example of uniform charge distribution. Let us consider a uniformly charged spherical shell of radius r, with a charge Q distributed over its surface. For any point P, which is at distance r greater than r, we have the potential due to the spherical shell at that point as V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r. This equation holds good for all points that lie on the sphere or outside the sphere. Let this be equation 9. Since the electric field strength E for all points inside the spherical shell is 0, the electric potential has to be constant for all such points. The electric potential at any such point which is inside the surface will be equal to the potential on the surface and will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r. For various points like A, B, and C, let the potentials be VA, VB, and VC respectively. Electric potential due to a dipole is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P cos theta by R square. Since points A, B, and C lie on equatorial plane, theta is 90 degrees for points A, B, and C. Therefore, VA, VB, and VC are equal to 0. Now let us consider a uniformly charged spherical shell of radius r with charge Q on it.
Imagine a sphere of radius r around the shell. The electric potential V for any point on the imaginary sphere is given by V equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. In the above examples, we have seen surfaces which have the same potential at all points on them. Hence, potential difference delta V between points on an equipotential surface is 0. A surface on which the electric potential is the same for all points on it is called an equipotential surface. As potential difference delta V is equal to 0 between any two points on an equipotential surface, therefore, to move a test charge Q0 on the equipotential surface, the work done W is equal to Q0 into delta V is equal to 0. The equipotential surface at a point is always normal to the electric field at that point in the electric field for any charge distribution. Let us now look at some examples of equipotential surfaces. Assume a uniform electric field along the positive x-axis. Then, the planes parallel to the YZ plane represent equipotential surfaces. The concentric spheres around the charges in a dipole represent equipotential surfaces. The equipotential surfaces for a charge configuration consisting of two identical charges, minus q each, is shown. Consider two equipotential surfaces represented as A and B in a uniform electric field of strength E, separated by a small distance delta R. Let the potentials at A and B be VA and VB respectively. Let us consider a unit positive charge Q0 on the surface A. Suppose the unit positive charge is displaced from surface A to surface B in the direction of the electric field. The work done by the electric field W is equal to F delta R, where F is the force due to the electric field on the unit positive charge. As F is equal to Q0 E, and in this case, test charge Q0 is equal to plus 1 coulomb, we can say F is equal to E. Therefore, the work done W is equal to E delta R. Let this be equation 1. According to the definition of potential difference, the potential difference delta V is equal to VB minus VA, which is equal to the change in potential energy delta U of the unit positive charge while moving from A to B. Let this be equation 2. Now, delta U will be equal to minus W since there is a decrease in the electrostatic potential energy of the unit positive charge while moving from A to B. Substituting the value of W in the above equation, we get delta U equal to minus E delta R. Let this be equation 3. Equation 2 becomes delta V is equal to minus E delta R. Therefore, E is equal to minus delta V by delta R. Let this be equation 4. Equation 4 implies that in the direction of the electric field, the potential always decreases. Thus, VA is greater than VB. It also means that in a uniform electric field, the electric field strength is equal to the potential change per unit displacement, normal to the equipotential surface at that point.